चलिए दोस्तों, ग्रुप डी करंट अफेयर्स 2022 जो है उसके सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 2 को याद करेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देख करके क्वेश्चन का आंसर देने में सुविधा होगी। जैसे आज के क्वेश्चन की ओर क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल है। किसे दिया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया है। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को। अब अनुसूचित बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बैंक में क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित बैंक होते हैं और एक गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। ठीक है ना, तो अनुसूचित बैंक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, और गैर अनुसूचित बैंक को नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ हल्का पॉइंट देख लेते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक किसे बोलते हैं। यानी अनुसूचित बैंक के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके जितने एसोसिएट बैंक है वो आ जाएंगे। ठीक है, जितने नेशनलाइज बैंक है वो आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक है वो आ जाएंगे, फॉरेन बैंक आ जाएंगे। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो रूरल और अर्बन यानी कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है इसमें। तो जो अनुसूचित बैंक होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है ना, इसको शामिल किया गया है। जो अनुसूचित बैंक है जिसमें स्टेट बैंक, ये सब जितने बैंक आते हैं ना, स्टेट बैंक, जितने नेशनलाइज बैंक है वो। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि गैर अनुसूचित बैंक, जो दूसरे, ये दोनों में वो आरबीआई के अधीन होता है और ये आरबीआई के हम अधीन नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है, अब अनुसूचित बैंक के क्या होते हैं कि अनुसूचित बैंक में आरबीआई जो क्या होता है कि दिन प्रतिदिन का जो बैंक का जो गतिविधि होता है वो क्या होता है, वहाँ पे वो उसके बारे में जानकारी होती है। लेकिन गैर अनुसूचित बैंक में ये पाबंदी नहीं होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अनुसूचित बैंक में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अनुसूचित बैंक जो होता है ना, उसमें जो जमाकर्ताओं के हित के परवाह करते हुए जो है वो करते हैं, लेकिन जबकि गैर अनुसूचित बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, और क्या होता है, जो गैर अनुसूचित बैंक होता है वो आरबीआई के जो कोई गाइडेंस होते हैं तो उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने की है। ठीक है ना, किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने की है। अच्छा, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार ये क्या है? तो ये जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार है वो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इसका जो है एक लक्ष्य रखा गया कि 21 दिनों तक 13 सूर्य नमस्कार हर जो है एक ऐप लॉन्च करके उसमें रजिस्टर करके कि 21 दिनों तक वो जो लोग हैं 13 दिनों तक उसमें उस टाइम पर आकर के क्या करेंगे? 13 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में ये इस ऐप को इसके लिए क्या है, ये 75 करोड़, और ये जो 75 करोड़ है ये एक टारगेट है कि 75 करोड़ लोग इसमें जुड़ें, जो कि हर 21 दिन क्या होता है कि 21 दिन 13 नमस्कार करके करेंगे। तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है ना। अच्छा, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। ठीक है ना, अब सूर्य नमस्कार में क्या होगा, तो कब करेंगे, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अब देखिए सूर्य नमस्कार कब होता है, तो सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं तभी ना होगा। सूर्य नमस्कार कब करेंगे? सोने के बाद। तो यहां देखिए सोनोवाल, तो किस केंद्रीय मंत्री ने इसकी पहल की है? तो सोनोवाल ने। ठीक है ना, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुले में शौच से मुक्त गांवों की सूची में पहले स्थान पर है? तो कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि खुले में शौच से मुक्त? अभी देखिए दोस्तों, खुले में शौच, अब हम लोग शौच में हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे फिल्म में भी होता है ना कि शौच में जाते हैं तो क्या होता है, गाना गाते हैं। अधिकतर क्या गाते हैं? गाना। तो खुले में शौच में क्या होता है? गाना गाते हैं। तो कौन सा स्टेट होगा जिसके स्टेट में गाना आएगा? यानी तेलंगाना। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए भारत की किस
पहली आरटीपीसीआर किट को मंजूरी दे दी गई है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का, किस वेरिएंट का? ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो ओमी से क्या है? ओमी है, और श्योर है, क्या है? ओमी श्योर को मंजूरी दी गई है। तो कैसे याद रखेंगे? ओमी से तो ओमी आएगा, और अगर श्योर है कि नहीं उसको ओमिक्रॉन, तो उसके लिए इसका नाम क्या रख दिया? श्योर हो गया। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है कि अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? एमी बॉर्न स्मिथ बनी है। कौन बनी है? एमी बॉर्न स्मिथ। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम लोगों को दोस्तों ये पता होता है ना कि परमाणु बम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। वो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो क्या होता है कि बर्थ पे भी प्रॉब्लम करता है, जन्म रेट पे भी मतलब होता है ना, जन्म के जो बच्चा अगर जो बॉर्न नहीं हुआ है उस पर भी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए उसको कोरिलेट करके कैसे याद रख सकते हैं? बॉर्न स्मिथ को बनाया गया है। किसको? बॉर्न स्मिथ को। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पुडुचेरी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुडुचेरी में हुआ है। ये जो उत्सव है वो क्या है? तो स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन हुआ, और इसका थीम आपको याद रखना है कि इसका जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम पूछ सकता है। थीम क्या है? तो सक्षम युवा और सशक्त युवा। ठीक है, सक्षम युवा और सशक्त युवा। ठीक है ना, इसका थीम आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ऐसे ही याद रख लें, या फिर आपके पास इसका कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि मैं दूसरों को बता सकूं। अच्छा, अगला क्या है कि किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का पता लगा है? कौन है? तो फ्रांस है। ठीक है ना, कौन है? तो फ्रांस है। IHU फॉर्मूला क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है ना, इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना है। कौन से देश में है? फ्रांस में। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वहाँ के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा संक्रामक है। ठीक है ना, ये कहता है वहाँ के साइंटिस्ट के मुताबिक क्या है, ये जो वेरिएंट है अपना जो रूप है वो 46 के बार मतलब अपना रूप को वेरिएंट बदल सकता है, लेकिन क्या है ना कि ये तेजी से नहीं फैल रहा है, उनका कहना है। तो इसलिए इसे कोई खास डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ई गवर्नेंस। ठीक है ना, क्या है? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है ना। अच्छा, ई गवर्नेंस का जो थीम है इसे भी आपको याद रखना है। ई गवर्नेंस का जो थीम है इसे आपको याद रखना है। थीम क्या है? भारत का टेकेड, भारत का टेकेड महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, कि भारत का टेकेट महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं, पदभार कौन संभाले हैं? अशोक कुमार है। ठीक है, कौन है? अशोक कुमार है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग? हम लोगों में हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग में जब कोई डेथ करता है तो हम लोग क्या करते हैं? गंगा में जलाने के लिए लेके जाते हैं ज़्यादातर लोग, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, लेके जाएंगे तो क्या होता है? एक प्रकार का शोक मनता है ना,
क्या बनता है? शोक, है ना। तो शोक, अशोक कुमार, इसे कोरिलेट करके आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्या है? किस राज्य ने किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों में 50% छूट की घोषणा की है? ठीक है ना। तो किसने की है? यूपी ने की है। अब इसमें कैसे याद रखेंगे? नलकूप है और क्या कर रहे हैं? नलकूप से क्या होता है? पानी होता है। तो पानी में यूपी को अगर हम लिखेंगे या फिर बोलेंगे तो कैसे होगा? यूपी, यानी तुम पी, है ना, पीने से रिलेटेड है। तो 50% छूट, नलकूप में है नल और नल से निकलता है पानी, यूपी को रिलेट करके आप इसे आसानी से क्लिक कर सकते हैं। अगला क्या है? आयुष मंत्रालय ने स्वच्छ जीवन को बढ़ावा के लिए कौन सा पौष्टिक आहार की शुरुआत की है? तो कौन सा है? तो आयुष आहार। कौन सा आहार है? आयुष आहार। बहुत ही सिंपल है। इसमें जो आयुष, इसमें क्या है कि युवाओं को जो जंक फूड से बचाने के लिए, ठीक है ना, और तथा लोगों के खान पान तथा उनका जीवन शैली कैसा होगा, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए संसदीय चुनाव के खर्च की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 75 लाख कर दी है। ये कितना था दोस्तों? तो पहले ये 70 लाख था और अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 75 लाख। यही क्या है? विधानसभा में 40 लाख कर दिया गया है और पहले कितना था? तो 28 लाख था। ठीक है, आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? तो एंटीगुआ बारमूडा है। ठीक है ना, एंटीगुआ बारमूडा है। ठीक है ना, इसे याद रखना। बिस्तरा एयरलाइंस के सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कन्नन को। ठीक है ना, विनोद कन्नन को किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बिस्तरा अब कैसे याद रखेंगे? अब बिस्तरा ज़्यादा एयरलाइंस तो है नहीं, तो इसमें अभी विस्तरा को ही किया गया है, तो विस्तरा को डायरेक्ट ऐसे याद रख लेंगे कि विस्तरा का जो सीईओ बनाया गया ना, उसका भी नाम वी से है। आप ऑप्शन में देख के ही आपको याद आ जाएगा कि विस्तरा का जो सीईओ बनाया गया है उसका भी नाम क्या है? वी से ही है, यानी विस्तरा और विनोद। ठीक है ना, ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखना कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, ठीक है ना, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। ये क्या है? ये दोनों का जो काम है वो क्या है कि हिंदी के बोलचाल को बढ़ावा करने के लिए। लेकिन 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है भारत में क्योंकि इसी दिन क्या है कि जो संविधान सभा ने देवनागरी लिपि जो है हिंदी को और अंग्रेजी के साथ इसको आधिकारिक भाषा के तौर पर, मतलब इसको एक्सेप्ट किया था 14 सितंबर 1949 को। तो इसलिए भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। लेकिन पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। इन दोनों को आप ध्यान में रखना, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है ना। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी के बोलचाल को बढ़ावा देना। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यूपी को किया गया है। यानी यहां पर फिर से याद रखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और जल से फिर क्या याद रखेंगे? यूपी, है ना, पी, तू पी। तो कौन से राज्य को दिया गया है? यूपी को दिया गया है। दूसरे स्थान पर राजस्थान को दिया गया है तथा तीसरे स्थान पर किसे दिया गया है? तीसरे स्थान पर दिया गया है तमिलनाडु को। ठीक है ना। इसको जो ये जो पुरस्कार है वो कौन है इसकी जो घोषणा किसने की थी? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी। कौन है वो? जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? अगर पूछेगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। याद रखना, गजेंद्र सिंह
गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी बहुत है ना, जल शक्ति। अब जल बहुत सारा कब आएगा, तो जब बादल गरजेगा। तो अगर हमसे पूछेगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है कि जल सबसे ज़्यादा कब होगा, तो जब बादल गरजेगा तभी जल सबसे ज़्यादा होगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों में। ऐसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कितने राज्यों में हुए हैं, 5 राज्यों में। और उसके बाद नाम भी पूछ सकता है, तो नाम भी आप ध्यान में रखना कौन है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये सभी को पता होता है। ठीक है ना, ये इस दिन किस लिए मनाया जाता है, तो इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए क्या मनाया जाता है, भारत प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्या है कि देश में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो गाजियाबाद में। कहाँ पे है, यूपी के गाजियाबाद में है। ठीक है, इसे किसने शुरू किया है, तो खादी इंडिया ने इसको शुरू किया गया है। ठीक है ना, इसको खादी इंडिया ने मतलब खादी इंडिया ने इसमें शुरू किया गया है। और खादी इंडिया क्या कर रही है इसमें, कि ये जो खादी इंडिया है इसमें 8 घंटे में लगभग 300 केजी जो है शहद का संसाधित कर सकती है। तथा इस जो वेन है, इस वेन में एक परीक्षण या प्रयोगशाला भी है कि अगर आप मधु को लेके जाते हैं या शहद को लेके जाते हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में भी वो बता देगा कि ये कितना प्योर है कितना नहीं है। ठीक है ना, तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो गाजियाबाद में हुई है। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन कि पुस्तक है एक ममता बियॉन्ड 2021, किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो जयंत घोषाल ने लिखा है। अब हम क्वेश्चन को कैसे याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ममता बियॉन्ड यानी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है और अभी हाल में ही जीती थी। तो क्या हुआ था, उनका जय हुआ था, है ना, क्या हुआ था, जय। तो उस पे बुक किसने लिखा है, जयंत ने, है ना। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, पीएम मोदी ने हर साल क्या है कि 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वीर बाल दिवस। ये जो वीर बाल दिवस है ये क्या है, तो गुरु नानक गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को उन इस्लाम न मानने के लिए उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। कौन थे, तो बाबा जोरवार सिंह और बाबा फतेह सिंह को। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपसे जरूर पूछेगा कि 26 दिसंबर को कौन सा दिन मनाने का फैसला किया गया है, तो वीर बाल और दिवस। ठीक है ना, वीर बाल दिवस। ठीक है, क्या थे, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि वीर बाल दिवस, सिंपल है कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे को यानी बालक को, तो जो क्या थे, वीर थे तभी तो वो इस्लाम को कबूल नहीं किए ना, तो वीर भी थे और बालक भी थे, तो वीर बाल दिवस इसीलिए। ठीक है ना, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है, NSO यानी भारतीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2021 और 22 में भारत की जीडीपी दर कितनी रखी है, तो 9.2 रखी है। ठीक है। अगला क्या है, संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव का पदभार किसने संभाला है, तो झांग मिंग ने। अब ये देखो नाम क्या है, संघाई कहाँ है, चीन में है, तो चीन का ही कोई नाम होगा। अब उसका महासचिव जो बना है वो चीन का ही होगा, तो कौन होगा, झांग और मिंग होगा, याद रखना, बहुत सिंपल है, झांग मिंग। ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो शेफाली वर्मा को बनाया गया है, जो कि क्या है, एक महिला क्रिकेटर है। क्या है, एक महिला क्रिकेटर है। ठीक है, महिला क्रिकेटर है। अब इसको कैसे, अब बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि बैंक में आपका पैसा क्या रह सकता है, तो सेफ रहता है ना, सेफ रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, शेफाली वर्मा को। और कैसे याद रख सकते हैं कि बैंक में जो बड़ा बैंक होता है उसमें क्या होता है, पैसा क्या होता है, सेफ होता है। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही
इंटरटेनिंग वीडियो मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स को बहुत सारे सीरीज, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा तब तक पार्ट पार्ट करके डालूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द किसी नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आऊंगा।